हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू केकेएस फिजिक्स चैनल। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ये दिख रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और जब फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। हर जगह उसकी इंटेंसिटी क्या है? एक जैसी है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है, -q + q। इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? p, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब ये जो डाइपोल है इस एक्सटर्नल फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। क्लियर? यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि डाइपोल का यहां पर कोई फील्ड नहीं है। ये डाइपोल यहां पर एक तरीके से टेस्ट डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका खुद का कोई फील्ड नहीं है। इस टॉपिक में हमको क्या करना है? एक्सटर्नल फील्ड का इस डाइपोल पर इफेक्ट देखना है कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। हमें उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अपन। हमको ये पता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ होता है, कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ होता है, तो फील्ड जो है वो उस चार्ज पर क्या लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। पता है, हमने पढ़ा है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है? F = QE। पढ़ा है सबने? तो ये फोर्स क्या इन दोनों चार्जेस पर भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड में रखा हो तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव चार्ज फील्ड में रखा हो तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो वो चीज यहां पर अप्लाई करते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज पर ये फील्ड किधर फोर्स लगाएगा बच्चों? फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F1 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = QE। तो यहां पे लिख देंगे QE वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही -q चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट। फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स लगेगा बच्चों इधर। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F2 वेक्टर और इसका फॉर्मूला हो जाएगा -QE वेक्टर। क्लियर? माइनस क्या शो कर रहा है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक है, तो +q चार्ज पर F1 फोर्स लग रहा है, -q चार्ज पर F2 फोर्स लग रहा है। पूरे डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? यहां पे लिखे अपन नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। नेट फोर्स को हम F नेट मान लेते हैं बच्चों। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दें, दोनों फोर्सेस का क्या कर देंगे हम? वेक्टर सम कर देंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्लियर? तो F नेट वेक्टर = क्या आ जाएगा बच्चों? F1 वेक्टर की जगह क्या पुट कर देंगे अपन? QE वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे? माइनस है तो फिर ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा QE वेक्टर। तो देखो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों? नेट फोर्स आ गया अपना 0। नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों? अपना 0। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो वो फील्ड उस डाइपोल पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। नेट फोर्स उस डाइपोल पर कितना रहेगा? 0। तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो फोर्स का काम खत्म कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा उतना ही फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लगेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब यहां पर हम बात करते हैं टॉर्क की। इसको तो मिटा देते हैं हम। टॉर्क कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो डाइपोल है उस पर एक फोर्स
इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब इस फोर्स की अगर मैं एक्शन लाइन बनाऊं तो ये है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसकी एक्शन लाइन बनाए तो ये इसकी एक्शन लाइन होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है, तो ये इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स इस डाइपोल पर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क निकालने का एक तरीका क्या है, जब हमारे पास दो फोर्स हैं और वो दोनों उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टॉर्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आइदर फोर्स, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले लो क्योंकि बराबर है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्शन लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्शन लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाउ से। टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, मतलब दोनों फोर्स में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, कितना है, क्यू ई मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्शन लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो देखो, फोर्सेस की एक्शन लाइन्स ये हैं, इनके बीच की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो क्या यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूं। ठीक है, तो इन दोनों एक्शन लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये हो गई। इसको यदि हम लेबल कर दें, सपोज करो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है बच्चों सी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, बी सी। क्लियर, तो यहां पर हम लिख देंगे बी सी। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू अपन इधर साइड से निकाल लेते हैं। ठीक है, बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ए बी सी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, देखो अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा बच्चों। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हमको हाइपोटेनियस पता है। दोनों चार्जेस के बीच की बच्चों डिस्टेंस कितनी लेते हैं अपन, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी लेते हैं, 2a लेते हैं क्या। ठीक है, तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस पता है, एंगल पता है, हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों 2a, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस 2a। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2a साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ BC, तो टॉ इज इक्वल टू हो गया QE मल्टीप्लाई बाय 2a साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a, क्या इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P, तो यहां पे टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P, और बीच में क्या बचा है E, PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों टॉर्क के लिए। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, देखो P भी वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर क्वांटिटी, और थीटा इन्हीं दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल है, साइन थीटा आ रहा है, तो क्या हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, A क्रॉस B, A भी साइन थीटा होता है, हमने पढ़ा है 11th में। तो यहां पर वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, मतलब टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी,
डायग्राम में हमको ई की डायरेक्शन दिख रही है, पी की डायरेक्शन दिख रही है, टॉर्क की डायरेक्शन किधर है? तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करें? अगर ये डायग्राम बनाए अपन, अगर फिंगर्स को हम किधर से किधर लेके जाएं, पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ, पी वेक्टर टू ई वेक्टर, तो जो थंब है बच्चों, अंगूठा है, वो किसकी डायरेक्शन बता देगा? टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। यहां से हम टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे डायग्राम में यदि हम अप्लाई करें तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी? देखो पी की डायरेक्शन किधर है? इधर, पी वेक्टर, और ई की डायरेक्शन किधर है? इधर। ठीक है, हमें फिंगर्स को पी से ई की तरफ घुमाना है, यूं, ऐसे उल्टा नहीं घुमाना बच्चों, जिधर एंगल कम बनेगा उधर घुमाते हैं, ये थीटा, इधर घुमाना है। तो हम अपने राइट हैंड को कैसे एडजस्ट करेंगे? ऐसे। ठीक है, पी से ई की तरफ फिंगर्स यूं घूमती हुई दिखनी चाहिए, तो हम हाथ को यूं रखेंगे। इस केस में जो थंब है वो किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। को कैसे बनाते हैं? बोर्ड पर क्रॉस दिखाते हैं बच्चों। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। ठीक है, तो ये जो डाइपोल है, इस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स और टॉर्क निकालते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। यूनिफॉर्म फील्ड है, जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर इस डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता, इसका सेंटर ऑफ मास आगे पीछे नहीं जा सकता, किधर भी नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं, नेट फोर्स जब 0 होता है तो जो सिस्टम होता है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है। ये हम 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस की एक्शन लाइंस जो हैं वो अलग अलग जगह से पास हो रही हैं। ऐसे केस में ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और वो टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्शन लाइंस। एक्शन लाइंस ये हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी BC। ठीक है, तो फोर्स तो लग रहा है बच्चों QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। BC की वैल्यू कैसे निकाली? इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में हमने साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 2a है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर BC अपॉन 2a हो गया। इससे BC की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा, वो BC की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी अपन ने। Q मल्टीप्लाई बाई 2a क्या होता है? P, तो फॉर्मूला बन गया PE साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। फिंगर्स किधर से किधर जाएगी? P से E की तरफ। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा? टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, नहीं, अब हम बच्चों थीटा के अलग अलग केस देखते हैं। ठीक है, नहीं, कि थीटा जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना लगेगा, 180 होगा तो टॉर्क कितना लगेगा, 90 होगा तो कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, उसके लिए बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। तो बच्चों फर्स्ट केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? डायग्राम में समझें अपन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ध्यान से देखो इस तरीके से रखा हुआ है, इधर -q और इधर +q। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या माइनस से प्लस की तरफ इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या इसी डायरेक्शन में है। तो P वेक्टर और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। इस केस में टॉर्क कितना लगेगा जरा देखें। इस केस में टॉर्क लगेगा बच्चों टो इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? 0। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब ये डाइपोल इस फील्ड में रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी आ चुका है।
देखो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो था ही क्योंकि फोर्स जीरो था, अब रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी आ चुका है क्योंकि घूम भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये डाइपोल इस समय इस फील्ड में बैलेंस कंडीशन में है। इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेबल बैलेंस। कौन सी कंडीशन? कंडीशन ऑफ स्टेबल बैलेंस। यहां आगे लिख देता हूं स्टेबल बैलेंस। बैलेंस का मतलब समझ गए कि ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। ठीक है, स्टेबल बैलेंस का मतलब क्या है? स्टेबल बैलेंस का मतलब ये है कि यहां से इसको यदि हम थोड़ा सा रोटेट भी कर दें तो ये घूम फिर के वापस इसी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल बैलेंस। सेकंड केस पढ़ लेते हैं अपन। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, डायग्राम में समझे, थीटा 180 डिग्री होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल अब भी पैरेलल रखा हुआ है लेकिन प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है बच्चों। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गई? पी वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गई? अपोजिट। इस केस में टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 भी कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में भी टॉर्क कितना है? जीरो। इसका मतलब अब भी ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो शुरू से था, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। इसका मतलब ये भी बैलेंस कंडीशन है, लेकिन ये अनस्टेबल बैलेंस है बच्चों। इसको हम याद रखेंगे, अनस्टेबल बैलेंस। अनस्टेबल बैलेंस या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां से यदि इसको थोड़ा सा हमने डिफ्लेक्ट किया, रोटेट किया, तो ये वापस घूमकर अपनी इस पोजीशन में नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा सा रोटेट करने पर देखो क्या होगा, प्लस ऊपर चला गया, माइनस नीचे आ गया। तो प्लस पर आगे फोर्स लगेगा, माइनस पर पीछे फोर्स लगेगा, तो ये घूमकर कौन सी कंडीशन में चला जाएगा? स्टेबल बैलेंस की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में ये अनस्टेबल बैलेंस कंडीशन में है। थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यूं माइनस क्यू प्लस क्यू। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर चली गई? ऊपर की तरफ। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस केस में टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1। तो ये टॉर्क की क्या मैक्सिमम वैल्यू आ गई? साइन 91 मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों? पी ई। क्लियर? तो इस कंडीशन में इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है इस समय। ठीक है, तो ये तीन केस हैं। आपको पता होना चाहिए स्टेबल बैलेंस क्या होता है? जब डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा हो। अनस्टेबल बैलेंस क्या होता है? जब डाइपोल फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हो। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो। ठीक है बच्चों, तो ये तीन केस थे। तो ये डेरिवेशन भी आपको लर्न करनी चाहिए बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है अपने पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2i कैप माइनस 3j कैप कूलम मीटर इज प्लेस्ड in a uniform electric field of intensity 5 Newton per coulomb acting in positive y axis. Calculate magnitude of torque on dipole. देखो क्या क्या गिवन है अपने को। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट मतलब हमको p वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप कूलम मीटर। ठीक है, और ये डाइपोल रखा कहां पर है? ऐसी जगह पर रखा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों 5 न्यूटन पर कूलम, और उसकी डायरेक्शन भी दी है
एक्टिंग इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो सबसे पहले तो ये करते हैं अपन कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब E वेक्टर इज इक्वल टू 5, वाई एक्सिस के लिए अपन डायरेक्शन क्या लिखेंगे, जे कैप, यूनिट वेक्टर होता है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने वाला यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप। तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 5 जे कैप न्यूटन पर कूलाम। तो हमारे पास P वेक्टर भी आ गया, E वेक्टर भी आ गया, वेक्टर फॉर्म में है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, निकालना क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में हमारे पास चीज़ें हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू पुट कर दो, P वेक्टर की जगह क्या लिखें, 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस E वेक्टर की जगह क्या पुट करें, 5j कैप। ठीक है, सॉल्व कैसे करें, 2i कैप पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 5j कैप से। तो 2 5 जा 10, नंबर तो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और i कैप किससे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, j कैप से। i कैप क्रॉस j कैप माइनस 3 5 जा क्या हो गया बच्चों, 15 j कैप क्रॉस j कैप। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आपको पता होना चाहिए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है बच्चों, के कैप। तो ये हो जाएगा 10 के कैप माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय जे कैप क्रॉस जे कैप, आपको पता होना चाहिए 0 होता है बच्चों। ठीक है, ये टॉर्क वेक्टर, तो टॉर्क वेक्टर बराबर हो जाएगा अपने पास 10 के कैप। ठीक है, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो हमने वेक्टर फॉर्म में तो आंसर निकाल लिया कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 10 के कैप न्यूटन मीटर। वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मतलब टॉर्क कितना है, 10 न्यूटन मीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या शो हो रही है बच्चों, के कैप। के कैप क्या बताता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताता है कि उस डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मीटर है और उसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, हमको एक डायग्राम गिवन है, एक्स वाई प्लेन है, 2 पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनकी पोजीशंस दी हुई है 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, इधर -3 मिलीमीटर -4 मिलीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर यूनिफॉर्म है और कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन पर कूलाम, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो कूलाम। हमें निकालना है इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है। ठीक है, ये एक डाइपोल है, इस पर कितना टॉर्क लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्यूशन, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे PE साइन थीटा। तो पहला काम तो क्या है बच्चों, P निकालना। P क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाई 2A। Q तो दे रखा है, 2A मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, पहले वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पता है आपको, अगर नहीं पता है तो देख लें। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को मैं D मान लेता हूँ, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2, अगर मैं इसको x1 y1 मान लूं और इसको x2 y2 मान लूं तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस अपन क्या मान के चल रहे हैं, 2A। तो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x2 इसको ले लिया अपन ने -3 माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2A कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 3 3 6 36 हो गया, 4 4 8 64 हो गया।
तो 2a कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर। तो हमारे पास 2a कितना आ गया 10 मिलीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, 2a आ गया तो p आ जाएगा, p कितना हो जाएगा, q कितना है अपने पास 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो हटा दो 10⁻⁻6 और 2a की वैल्यू पुट कर दो 10 मिलीमीटर, मिली हटा दो 10⁻⁻3, ये कूलाम मीटर में p की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर ले तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -9 और 1 चला गया -8 कूलाम मीटर। p की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलाम। साइन थीटा, देखो थीटा क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो देखो p वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, p वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा -q से +q की तरफ होती है, p वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। ठीक है बच्चों, तो p वेक्टर इधर है और e वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल बच्चों ये वाला होगा, ये वाला थीटा। तो ये एंगल निकालना है अपने को। ये एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, देखो तरीके तो कई हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें सीधे अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये जो डिस्टेंस है क्या एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये तो हमारी हो गई 3 मिलीमीटर। और हाइपोटेनियस क्या, ये हो गई ओरिजिन से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस की हाफ। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 2a, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 5, 10 की हाफ कितनी हो गई बच्चों 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर प्लस क्यू तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों 5 हो गई। तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। तो सीधा अपन साइन थीटा निकाल लेते हैं 3/5। अब देखो सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टॉर्क इज इक्वल टू p कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8, e कितना है 10 और साइन थीटा कितना है बच्चों 3/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6/5 10⁻⁻7, ये हो जाएगा बच्चों 1.2 इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस निकाल ली इस फॉर्मूले से। डिस्टेंस आ गई तो डाइपोल मोमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और साइन थीटा हमने देखा p वेक्टर किधर है e वेक्टर किधर है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा ये वाला, ये एंगल निकाला अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल से। साइन थीटा लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस की हाफ है, 10 की हाफ हो गई 5, या कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोर्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों।